नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3, भाग 3। तो अब तक आपने जाना कि वीरेंद्र सिंह वनकन्या के इकरारनामे पर हस्ताक्षर करके शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं, परंतु एक और आफत उनके गले पड़ जाती है, जो कि एक बुढ़िया है, और वो भी वीरेंद्र सिंह से शादी करने की गुजारिश करती है और बदले में एक शर्त रखती है। तो आइए जानते हैं कि क्या वीरेंद्र सिंह उस बुढ़िया से शादी करने के लिए मंजूरी देंगे। क्या वह उनकी शर्त मानकर चंद्रकांता को छुड़ाएंगे। जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो देवी सिंह उस बुढ़िया के पीछे रवाना हुए। जब तक दिन बाकी रहा, बुढ़िया चलती गई। उन्होंने भी पीछा नहीं छोड़ा। कुछ रात गए तक वह चुड़ैल एक छोटे से पहाड़ के दर्रे में पहुंची, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। थोड़ी दूर इस दर्रे के अंदर जा वह एक खो में घुस गई, जिसका मुंह बहुत छोटा, सिर्फ एक आदमी के जाने के लायक था। देवी सिंह ने समझा शायद यही इसका घर होगा। ये सोच पेड़ के नीचे बैठ गए। रात भर उसी तरह बैठे रह गए, मगर फिर वह बुढ़िया उस खो में से बाहर ना निकली। सवेरा होते ही देवी सिंह भी उसी खो में घुसे। उस खो के अंदर बिल्कुल अंधकार था। देवी सिंह टटोलते हुए चले जा रहे थे। अगल बगल जब हाथ फैलाते तो दीवार मालूम पड़ती, जिससे जाना जाता है कि ये खो एक सुरंग के तौर पर है। इसमें कोई कोठरी या रहने की जगह नहीं है। लगभग 2 मील गए होंगे कि सामने की तरफ एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। जैसे जैसे आगे जाते थे, रोशनी बढ़ी मालूम होती थी। जब पास पहुंचे तो सुरंग के बाहर निकलने का दरवाजा देखा। देवी सिंह बाहर हुए। अपने को एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे पाया। इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखा तो चारों तरफ घना जंगल। कुछ मालूम ना पड़ा कि कहाँ चले आए और लश्कर में जाने की कौन सी राह है। दिन भी पहर भर से ज्यादा जा चुका था। सोचने लगे कि इस बुढ़िया ने खूब छकाया, न मालूम वह किस राह से निकलकर कहाँ चली गई। अब उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। फिर इसी सुरंग की राह से फिरना पड़ा, क्योंकि ऊपर से जंगल जंगल, लश्कर में जाने की राह मालूम नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाएं तो और भी खराबी हो। बड़ी भूल हुई कि रात को बूढ़ी के पीछे पीछे हम भी इस सुरंग में क्यों ना घुसे। मगर ये क्या मालूम था कि इस सुरंग में दूसरी तरफ निकल जाने के लिए रास्ता है। देवी सिंह मारे गुस्से के दांत पीसने लगे, मगर कर ही क्या सकते थे। बुढ़िया तो मिली नहीं कि कसर निकालते। आखिर लाचार हो उसी सुरंग की राह से वापस हुए और शाम होते होते लश्कर में पहुंचे। कुमार के खेमे में गए। देखा कि कई आदमी बैठे हैं और वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें कर रहे हैं। देवी सिंह को देख सब कोई खेमे के बाहर चले गए, सिर्फ फतेह सिंह रह गए। कुमार ने पूछा, क्यों, उस बुढ़िया की क्या खबर लाए। देवी सिंह, बूढ़ी ने तो बेहिसाब धोखा दिया। कुमार, क्या धोखा दिया। देवी सिंह ने बुढ़िया के पीछे जाकर परेशान होने का सब हाल कहा, जिसे सुनकर कुमार और भी उदास हो गए। देवी सिंह ने फतेह सिंह से पूछा, हमारे उस्ताद और जोशी जी कहाँ हैं। उन्होंने जवाब दिया। बूढ़ी चुड़ैल के आने से कुमार बहुत रंज में थे। उसी हालत में तेज सिंह से कह बैठे कि तुम लोगों की अय्यारी में इन दिनों उल्ली लग गई है। इतना सुन गुस्से में आकर जोशी जी को साथ ले कहीं चले गए, अभी तक नहीं आए हैं। देवी सिंह, कब गए। फतेह सिंह, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद। देवी सिंह, इतने गुस्से में उस्ताद का जाना खाली ना होगा, जरूर कोई अच्छा काम करके ही आएंगे। कुमार, देखना चाहिए। इतने में तेज सिंह और जोशी जी वहां पहुंचे। इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट झलक रही थी, जिससे सब समझे कि जरूर कोई काम करके आए हैं। कुमार ने पूछा, क्यों, क्या खबर है। तेज सिंह, अच्छी खबर है। कुमार, कुछ कहोगे भी कि इसी तरह। तेज सिंह,
आप सुन के क्या कीजिएगा? कुमार, क्या मेरे सुनने लायक नहीं है? तेज सिंह, आपके सुनने लायक क्यों नहीं है, मगर अभी न कहेंगे। कुमार, भला कुछ तो कहो। तेज सिंह, कुछ भी नहीं। देवी सिंह, भला उस्ताद हमें भी तो बताओगे या नहीं? तेज सिंह, क्या तुमने उस्ताद कहकर पुकारा, इससे तुमको बता देते हैं। देवी सिंह, छक मारोगे और बताओगे? तेज सिंह, तुम कौन सा जस लगा आए, पहले ये तो बताओ। देवी सिंह, मैं तो आपकी शागिर्दी में बट्टा लगा आया। तेज सिंह, तो बस हो चुका। ये बातें हो ही रही थी कि चौकीदार ने आकर हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज शिवदत्त के दीवान आए हैं। सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा, फिर कहा, अच्छा आने दो, उनके साथ वाले बाहर ही रहें। महाराज शिवदत्त के दीवान खेमे में हाजिर हुए और सलाम करके बहुत से जवाहरात नजर किया। कुमार ने हाथ से छू दिया। दीवान ने अर्ज किया, हे नजर महाराज शिवदत्त की तरफ से लाया हूँ। ईश्वर की दया और आपकी कृपा से महाराज कैद से छूट गए हैं। आते ही दरबार करके हुक्म दे दिया कि आज से हमने कुंवर वीरेंद्र सिंह की ताबेदारी कबूल की। हमारे जितने मुलाजिम या अय्यार हैं वे भी आज से कुमार को अपना मालिक समझें। बाद इसके मुझको ये नजर और अपने हाथ का लिखा खत देकर हुजूर ने भेजा है, इस नजर को कबूल किया जाए। कुमार ने नजर कबूल कर तेज सिंह के हवाले की और दीवान साहब को बैठने का इशारा किया। वे खत देकर बैठ गए। कुछ रात जा चुकी थी। कुमार ने उसी वक्त दरबार आम किया। जब अच्छी तरह दरबार भर गया तब तेज सिंह को हुक्म दिया कि खत जोर से पढ़ो। तेज सिंह ने पढ़ना शुरू किया। लंबे चौड़े से नामे के बाद ये लिखा था, मैं किसी ऐसे सबब से उस तहखाने की कैसे छूटा जो आप ही की कृपा से छूटना कहला सकता है। आप जरूर इस बात को सोचेंगे कि मैं आपकी दया से कैसे छूटा। आपने तो कैद ही किया था, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। किसी सबब से मैं अपने छूटने का खुलासा हाल नहीं कह सकता और ना हाजिर ही हो सकता हूँ, मगर जब मौका होगा और आपको मेरे छूटने का हाल मालूम होगा, यकीन हो जाएगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बिल्कुल कसूरों को माफ करके ये नजर कबूल करेंगे। आज से हमारा कोई अय्यार या मुलाजिम आपसे अय्यारी या दगा नहीं करेगा और आप भी इस बात का ख्याल रखें। आपका शिवदत्त। इस खत को सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने हुक्म दिया कि पंडित बद्रीनाथ जी जो हमारे यहाँ कैद हैं लाए जाएं। जब वे आए, कुमार के इशारे से उनके हाथ पैर खोल दिए गए। उन्हें बाहरी खिलत पहनाकर दीवान साहब के हवाले किया और हुक्म दिया कि आप 2 रोज यहाँ रहकर चुनारगढ़ जाएं। फतेह सिंह को उनकी मेहमानदारी के लिए हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। जब दरबार बर्खास्त हुआ, आधी रात जा चुकी थी। फतेह सिंह दीवान साहब को लेकर अपने खेमे में गए। थोड़ी देर बाद कुमार के खेमे में तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी फिर इकट्ठे हुए। उस वक्त सिवाय इन चारों आदमियों के और कोई वहां नहीं था। कुमार, क्यों तेज सिंह, बुढ़िया की बात तो ठीक निकली? तेज सिंह, जी हाँ, मगर महाराज शिवदत्त के खत से तो कुछ और ही बात पाई जाती है। देवी सिंह, उसके लिखने का कौन ठिकाना, कहीं वह धोखा ना देता हो। ज्योतिषी, हाँ, इस वक्त बहुत सोच विचार कर काम करने का मौका है। चाहे शिवदत्त कैसे ही सफाई दिखाए, मगर दुश्मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तेज सिंह, आप ज्योतिषी हैं, विचारिए तो ये खत शिवदत्त ने सच्चे दिल से लिखी है या खटाई रख कर। जोशी, ये खत तो उसने सच्चे दिल से लिखा है, मगर ये विश्वास नहीं होता कि आगे भी उसका दिल साफ बना रहेगा या नहीं। तेज सिंह, आजकल तो ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं कि किसी के सिर पैर का कुछ पता ही नहीं लगता। अगर ये खत उसने सच्चे दिल से ही लिखा है तो अपने छूटने का खुलासा हाल क्यों नहीं लिखा? ज्योतिषी, इसका भी जरूर कोई सबब होगा। कुमार, क्या आप रमल से नहीं बता सकते कि वह कैसे छूटा? जोशी, जी नहीं, तिलिस्म में रमल काम नहीं करता और वह तहखाना तिलस्मी है जिसमें महाराज शिवदत्त कैद किए गए थे। तेज सिंह, कुछ समझ में नहीं आता। देवी सिंह, हाँ, वह चुड़ैल भी कोई पूरी अय्यार मालूम होती है। जोशी, कभी नहीं, मैं सोच चुका हूँ, अय्यारी का तो वह नाम ही नहीं जानती। कुमार, खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब कल से तिलिस्म तोड़ने में जरूर हाथ लगाना चाहिए। तेज सिंह,
हाँ, कल जरूर तिलस्म की कार्रवाई शुरू हो। कुमार, अच्छा अब तुम लोग भी जाओ। तीनों अय्यार कुमार से विदा हो अपने अपने डेरे में गए। दूसरे दिन कुंवर वीरेंद्र सिंह तीनों अय्यारों को साथ ले तिलिस्म में गए। तिलिस्मी किताब और ताली भी साथ ले ली। दालान में पहुंचकर तहखाने का ताला खोला, पत्थर की चट्टान को निकालकर अलग किया और नीचे उतरकर कोठरी में होते हुए बाग में पहुंचे, जहां थोड़ी सी जमीन खोदकर छोड़ आए थे। उसी जमीन को ये लोग मिलकर फिर खोदने लगे। 8-9 हाथ जमीन खोदने के बाद एक संदूक मालूम पड़ा, जिसके ऊपर का पल्ला बंद था और ताले का मुंह एक छोटे से तांबे के पत्थर से ढका हुआ था, जिससे अंदर मिट्टी ना जाने पाए। कुमार ने चाहा कि संदूक को बाहर निकाल लें, मगर हो न सका। ज्यों ज्यों चारों तरफ से मिट्टी हटाते थे, नीचे से संदूक चौड़ा निकल आता था। कोशिश करने पर भी इसका पता नहीं लग सका कि वह जमीन में कितने नीचे तक गड़ा हुआ है। आखिर लाचार होकर कुमार ने तिलस्मी किताब खोली और पढ़ने लगे तो ये लिखा हुआ पाया, ताली में रस्सी बांधकर जब बाग में उसे घसीटते फिरोगे तो एक जगह वह ताली जमीन से चिपक जाएगी। वहां की मिट्टी ताली उठा लेना, बाद इसके उस जमीन को खोदना जब तक कि एक संदूक का मुंह दिखाई न पड़े। जब संदूक के ऊपर का हिस्सा निकल आए, खोदना बंद कर देना, क्योंकि असल में यह संदूक नहीं, दरवाजा है। बाग के बीचों बीच जो फव्वारा है ना, उसके पूर्व तरफ ठीक 7 हाथ हटकर जमीन खोदना। एक हांडी निकलेगी, उसी में उसकी ताली है, उसे लाकर उस तहखाने का ताला खोलना। सीढ़ियां दिखलाई पड़ेंगी, उसी रास्ते से नीचे तुम उतर जाना। भीतर से वह तहखाना बहुत अंधेरा और धुएं से भरा हुआ होगा। खबरदार कोई रोशनी मत करना, क्योंकि आग या मशाल के लगने से ही वह धुआं जल उठेगा, जिससे बड़ा उपद्रव होगा और तुम लोगों की जान न बचेगी। मुंह पर कपड़ा लपेट कर उस तहखाने में उतरना। टटोलते हुए जिधर रास्ता मिले जल्दी जल्दी चले जाना, जिससे नाक के रास्ते धुआं दिमाग में न चढ़ने पाए। थोड़ी ही दूर जाकर एक चमकती कोठरी मिलेगी, जिसमें की कुल चीजें दिखाई पड़ती होंगी। तमाम कोठरी में नीचे से ऊपर तक तार लगे होंगे। बहुत खोज करने की कोई जरूरत नहीं, तलवार से जल्दी जल्दी इन तारों को काट कर बाहर निकल आना। इतना पढ़कर कुमार ने छोड़ दिया। लिखे बमुजिब बाग के बीचों बीच वाले फव्वारे से 7 हाथ पूरब हटकर जमीन खोदी। हांडी निकली, उसमें से ताली निकालकर तहखाने का मुंह खोला। देवी सिंह ने कहा, अब अपने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटते जाओ। तिलस्म क्या है, जान जोखम है। रोशनी मत करो, अंधेरे में टटोलते चलो। आंख रहते अंधे बनो और जल्दी जल्दी चलो, दिमाग में धुआं भी ना चढ़ने पाए। देवी सिंह की बात सुनकर कुमार हंस पड़े। सभी ने मुंह पर कपड़े लपेटे और घुसकर चमकती हुई कोठरी में पहुंचे। जहां तक हो सका जल्दी जल्दी उन तारों को काटकर तहखाने से बाहर निकल आए। मुंह पर कपड़ा तो लपेटे हुए थे, पर फिर भी थोड़ा बहुत धुआं दिमाग में चढ़ ही गया, जिससे सभी की तबीयत घबरा गई। तहखाने के बाहर निकलकर 2 घंटे तक चारों आदमी बेसुध पड़े रहे। जब होश हवाश ठिकाने हुए तब तेज सिंह ने जोशी जी से पूछा, अब दिन कितना बाकी है? उन्होंने जवाब दिया, अभी 4 घंटा बाकी है। कुमार ने कहा, अब कोई काम करने का वक्त नहीं रहा, 1 घंटे में क्या हो सकता है? जोशी जी की भी राय ठहरी। आखिर चारों आदमी बाग से बाहर रवाना हुए और कोठरी तथा तहखाने के रास्ते होकर खंडहर के दालान में आए। पहले की तरह चट्टान को तहखाने के मुंह पर रख ताला बंद कर दिया और खंडहर के बाहर होकर अपने खेमे में चले आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद कुमार की जी में आया कि जरा जंगल में इधर उधर घूमकर हवा खानी चाहिए। तेज सिंह से कहा, वह भी इस बात पर मुस्तैद हो गए। आखिर तीनों अय्यारों को साथ ले लश्कर के बाहर हुए। कुमार घोड़े पर और तीनों अय्यार पैदल थे। कुमार धीरे धीरे जा रहे थे। कोस भर के करीब गए होंगे कि एक मोटे से साखू के पेड़ में कुछ लिखा हुआ एक कागज चिपका नजर पड़ा। तेज सिंह ने कहा, देखो ये कैसा कागज चिपका हुआ और क्या लिखा है? ये सुनकर देवी सिंह ने उस पेड़ के पास जाकर कागज पढ़ा। ये लिखा हुआ था, क्यों अब तुमको मालूम हुआ कि मैं कैसी आफत हूँ?
कहती थी कि मुझसे शादी कर लो तो 1 घंटे में तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब बता दूं, लेकिन तुमने न माना। आखिर मैंने भी गुस्से में आकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा दिया। अब क्या इरादा है, शादी करोगे या नहीं? अगर मंजूर हो तो जवाब लिखकर इसी पेड़ से चिपका दो, मैं तुरंत तुम्हारे पास चली आऊंगी। और अगर ना मंजूर हो तो साफ जवाब दे दो। अब की दफा मैं चंद्रकांता और चपला को जान से मार कलेजा ठंडा करूंगी। मुझे तिलिस्म में जाते कितनी देर लगती है, दिन में 13 दफा जाऊं और आऊं। अपनी भलाई और मेरी जवानी की तरफ ख्याल करो। मेरे सामने तुम्हारे अय्यारों की अय्यारी कुछ न चलेगी। उस दिन देवी सिंह ने मेरा पीछा किया था, मगर क्या कर सके। मेरी मानो, जिद मत करो। मेरे ही कहने से शिवदत्त तुम्हारा दोस्त बना है। अब भी समझ जाओ, तुम्हारी सूरजमुखी। इसे पढ़ देवी सिंह ने हाथ के इशारे से सभी को अपने पास बुलाया और कहा, आप लोग भी इसे पढ़ लीजिए। आखिर में सूरजमुखी पढ़कर सभी को हंसी आ गई। कुमार ने कहा, देखो इस चुड़ैल ने अपना नाम कैसे मजे का लिखा है। तेज सिंह ने जोशी जी से कहा, देखिए ये सब क्या लिखा है। जोशी जी ने जवाब दिया, चाहे जो भी हो, मगर मैं ठीक कह देता हूँ कि वह चुड़ैल कुमार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस लिखावट की तरफ ख्याल न कीजिए। कुमार ने कहा, आपका कहना ठीक है, मगर वह जो कहती है उसे कर दिखाती है। इतना कह कुमार आगे बढ़े। घूमते समय कई पेड़ों पर इसी तरह के लिखे हुए कागज चिपके हुए दिखाई पड़े। जोशी जी के कहने से कुमार की तबीयत न भरी। उदास होकर अपने लश्कर में लौट आए और तीनों अय्यारों के साथ अपने खेमे में चले गए। थोड़ी देर उसी सूरजमुखी की बातचीत होती रही। पहर रात गई जब तेज सिंह ने कुमार से कहा, हम लोग इस वक्त बदलादवी को जाते हैं, शायद कोई नई बात नजर पड़ जाए। ये कहकर तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी कुमार से विदा होकर गश्त लगाने चले गए। कुमार भी कुछ भोजन करके पलंग पर जा लेटे। नींद काहे को आनी थी। पड़े पड़े कुमारी चंद्रकांता की बेबसी, वन कन्या की चाह और बूढ़ी चुड़ैल की शैतानी को सोचते सोचते आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई। इतने में खेमे के अंदर से किसी के आने की आहट मिली। दरवाजे की तरफ देखा तो तेज सिंह नजर पड़े। बोले, कहो तेज सिंह, कोई खबर लाए हो क्या? तेज सिंह, हाँ, एक बढ़िया चीज हाथ लगी है। कुमार, क्या है, कहाँ है, देखूं तो? तेज सिंह, खेमे के बाहर चलिए तो दिखाऊं। कुमार, चलो। कुंवर वीरेंद्र सिंह तेज सिंह के पीछे पीछे खेमे के बाहर हुए। देखा कि कुछ दूर पर रोशनी हो रही है और बहुत से आदमी इकट्ठे हैं। पूछा, ये भीड़ कैसी है? तेज सिंह ने कहा, चलिए देखिए, बड़ी खुशी की बात है। कुमार के पास पहुंचते ही भीड़ हटा दी गई। कई मशाल जल रहे थे कि जिनकी रोशनी में कुमार ने देखा कि क्रूर सिंह की खून से भरी हुई लाश पड़ी है। कलेजे में खंजर घुसा हुआ अभी तक मौजूद है। कुमार ने तेज सिंह से कहा, क्यों तेज सिंह, आखिर तुमने इसको मार ही डाला? तेज सिंह, भला हम लोग एकाएक इस तरह किसी को क्यों मारते हैं? कुमार, तो फिर किसने मारा? तेज सिंह, मैं क्या जानूं। कुमार, फिर लाश को कहां से लाए? तेज सिंह, बालादवी करते, यानी कि गश्त लगाते हुए हम लोग इस तिलस्मी खंडहर के पिछवाड़े चले गए। दूर से देखा कि 3-4 आदमी खड़े हैं। जब तक हम लोग पास आए वह सब भाग गए। देखा तो क्रूर की लाश पड़ी थी। तब देवी सिंह को भेज यहाँ से डोली और कहार मंगवाए और इस लाश को ज्यों का त्यों उठवा लाए। अभी मरा नहीं है, बदन गर्म है, मगर बचेगा नहीं। कुमार, बड़ी ताज्जुब की बात है, इसे किसने मारा? अच्छा, वह खंजर तो निकालो जो इसके कलेजे में घुसा हुआ है। तेज सिंह ने खंजर निकाला और पानी से धोकर कुमार के पास लाए। मशाल की रोशनी में उसके कब्जे पर निगाह की तो कुछ खुदा हुआ मालूम पड़ा। खूब करके देखा तो बारीक हरफों में चपला का नाम खुदा हुआ था। तेज सिंह ने ताज्जुब से कहा, देखिए, इस पर तो चपला का नाम खुदा है और इस खंजर को मैं बखूबी पहचानता हूँ। ये बराबर चपला के कमर में बंधा रहता था, मगर फिर यहाँ कैसे आया? क्या चपला ने इसे मारा है? देवी सिंह, चपला बेचारी तो खोमे कुमारी चंद्रकांता के पास बैठी होगी, जहाँ चिराग भी ना जलता होगा। कुमार, तो वहां से इस खंजर को कौन लाया? तेज सिंह, इसके सिवा ये भी सोचना चाहिए कि क्रूर सिंह यहाँ क्यों आया। वह तो महाराज शिवदत्त के साथ था और उनका दीवान खुद ही आया हुआ है, जो कहता है कि महाराज अब आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे।
कुमार, किसी को भोज कर महाराज शिवदत्त के दीवान को बुलाओ। तेज सिंह ने देवी सिंह को कहा कि तुम ही जाकर बुला लाओ। देवी सिंह गए। उन्हें नींद से उठाकर कुमार का संदेशा दिया। वे बेचारे भी घबराए हुए जल्दी जल्दी कुमार के पास आए। फतेह सिंह भी उसी जगह पहुंचे। दीवान साहब क्रूर सिंह की लाश देखते ही बोले, बस ये बदमाश तो अपनी सजा को पहुंच चुका, मगर इसके साथी अहमद और नाजिम बाकी हैं। उनकी भी यही गति होती तो मेरा कलेजा ठंडा होता। कुमार ने पूछा, क्या ये आपके यहाँ अब नहीं है? दीवान साहब ने जवाब दिया, नहीं, जिस रोज महाराज तहखाने से छूट कर आए और हुक्म दिया कि हमारे यहाँ का कोई भी आदमी कुमार के साथ दुश्मनी का ख्याल ना रखे, उसी वक्त क्रूर सिंह अपने बाल बच्चों तथा नाजिम और अहमद को साथ ले कर चुनारगढ़ से भाग गया। पीछे महाराज ने खोज भी कराई मगर कुछ पता नहीं लगा। देखते देखते क्रूर सिंह ने 3-4 दफा हिचकी ली और दम तोड़ दिया। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अब ये मर गया, इसको ठिकाने पहुंचाओ और खंजर को तुम अपने पास रखो, सुबह देखा जाएगा। तेज सिंह ने क्रूर सिंह की लाश को उठवा दिया और सब अपने अपने खेमे में चले गए। सुबह को कुमार ने स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तिलिस्म तोड़ने का इरादा किया और तीनों अय्यारों को साथ ले तिलिस्म में घुसे। कल की तरह तहखाने और कोठरियों में से होते हुए उसी बाग में पहुंचे। स्याह पत्थर के दलान में बैठ गए और तिलिस्मी किताब खोलकर पढ़ने लगे। ये लिखा हुआ था, जब तुम तहखाने में उतर धुएं से जो उसके अंदर भरा होगा, दिमाग को बचाकर तारों को काट डालोगे, तब उसके थोड़ी ही देर बाद कुल धुआं जाता रहेगा। स्याह पत्थर की 12 दरी में संगमरमर के सिंहासन पर चौखूटे सुर्ख पत्थर पर कुछ लिखा हुआ तुमने देखा होगा। उसके छूने से आदमी के बदन में सनसनाहट पैदा होती है, बल्कि उसे छूने वाला थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ता है, मगर ये कुल बातें उन तारों के कटने से जाती रहेंगी, क्योंकि अंदर ही अंदर ये तहखाना उस 12 दरी के नीचे तक चला गया है और उसी सिंहासन से उन तारों का लगाव है जो नीचे मसालों और दवाइयों में घुसे हुए हैं। दूसरे दिन फिर धुएं वाले तहखाने में जाना। धुआं बिल्कुल ना पाओगे। मशाल जला लेना और बेखौफ जाकर देखना कि कितनी दौलत तुम्हारे वास्ते वहां रखी हुई है। सब बाहर निकाल लो और जहां मुनासिब समझो रखो। जब तक बिल्कुल दौलत तहखाने में से निकल ना जाए तब तक दूसरा काम तिलिस्म का मत करो। स्याह 12 दरी में संगमरमर के सिंहासन पर जो चौखूंटा सुर्ख पत्थर रखा है उसको भी ले जाओ। असल में वह एक छोटा सा संदूक है जिसके भीतर बहुत सी नायाब चीजें हैं। उसकी ताली इसी तिलिस्म में तुमको मिलेगी। कुमार ने इन सब बातों को फिर दोहरा के पढ़ा। बाद उसके उस धुएं वाले तहखाने में जाने को तैयार हुए। तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी ने तीनों को मशाल बाल ली और कुमार के साथ उस तहखाने में उतरे। अंदर उसी कोठरी में गए जिसमें बहुत सी तारें कटी थी। इस वक्त रोशनी में मालूम हुआ कि तारें कटी हुई इधर उधर फैल रही हैं। कोठरी खूब लंबी चौड़ी है। सैकड़ों लोहे और चांदी के बड़े बड़े संदूक चारों तरफ पड़े हैं। एक तरफ दीवार में खूंटी के साथ तालियों का गुच्छा भी लटक रहा है। कुमार ने उस ताली के गुच्छे को उतार लिया। मालूम हुआ कि इन्हीं संदूकों की ये तालियां हैं। तालियां मतलब यहाँ पे चाबियां। एक संदूक को खोलकर देखा तो हीरे के जड़ाऊ जनाने जेवरों से भरा पाया। तुरंत बंद कर दिया और दूसरे संदूक को खोला। कीमती हीरों से जड़ी नायाब कब्जों की तलवारें और खंजर नजर आए। कुमार ने उसे भी बंद कर दिया और बहुत खुश होकर तेज सिंह से कहा, बेशक इस कोठरी में बड़ा भारी खजाना है। अब इसको यहाँ खोलकर देखने की कोई जरूरत नहीं। इन संदूकों को बाहर निकलवाओ। एक एक करके देखते और नौगढ़ भिजवाते जाएंगे। जहां तक हो जल्दी इन सभी को उठवाना चाहिए। तेज सिंह ने जवाब दिया, चाहे कितनी ही जल्दी की जाए मगर 10 रोज से कम में इन संदूकों को यहाँ से निकलना मुश्किल है। अगर आप एक एक को देखकर नौगढ़ भेजने लगेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे और तिलिस्म तोड़ने का काम अटका रहेगा। इससे मेरी समझ में ये बेहतर है कि इन संदूकों को बिना देखे ज्यों का त्यों नौगढ़ भिजवा दिया जाए। जब सब कामों से छुट्टी मिलेगी तब खोल कर देख लिया जाएगा।
ऐसा करने से किसी को मालूम भी ना होगा कि इसमें क्या निकला और दुश्मनों की आंख भी ना पड़ेगी। ना मालूम कितनी दौलत इसमें भरी हुई है जिसकी हिफाजत के लिए इतना बड़ा तिलिस्म बनाया गया। इस राय को कुमार ने बहुत पसंद किया और देवी सिंह और जोशी जी ने भी कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। चारों आदमी उस तहखाने के बाहर हुए और उसी मामूली रास्ते से खंडहर के दलान में आकर पत्थर की चट्टान से ऊपर वाले तहखाने का मुंह ढांप दिया। तिलिस्मी ताली से बंद कर खंडहर से बाहर हो अपने खेमे में चले आए। आज ये लोग बहुत जल्दी तिलिस्म के बाहर हुए। अभी कुल दोपहर दिन चढ़ा था। कुमार ने तिलिस्म की और खजाने की तालियों का गुच्छा तेज सिंह के हवाले किया और कहा कि अब तुम उन संदूकों को निकलवा कर नौगढ़ भेजने का इंतजाम करो। उपन्यास के अगले भाग को सुनने के लिए पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।